हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है। लगातार सदन में बजट अभिभाषण और राज्यपाल अभिभाषण को लेकर चर्चा हो रही है। विपक्ष कमियों का जिक्र कर रहा है तो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल अभिभाषण में जो भी बातें थी वो सच थी। फिलहाल मंत्री राजेश धर्माणी हमारे साथ हैं। सर, विपक्ष कह रहा है कि आपने जो गारंटियां दी थी वो भी पूरी नहीं हुई है। हालांकि राज्यपाल अभिभाषण में 6 गारंटियों का जिक्र किया गया था और रेवेन्यू को लेकर जो बातचीत हो रही है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था का हाल तो सबको पता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि सत्ता पक्ष और राज्यपाल अभिभाषण में जो बातें कही गई हैं वो जस्टिफाई कर रही हैं? देखिए, हमारा 1 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में व्यक्त किया गया है और जो विभिन्न विभागों से जो उपलब्धियां 1 साल की रही होती हैं उसी को उसमें रिपोर्ट करते हैं। तो इसमें अब भारतीय जनता पार्टी की अगर बात माने तो उसमें तो हमने कई जगह पे जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, भारत सरकार की तरफ से जो कुछ स्कीमों में हमने उपलब्धियां हासिल की हैं वो उसका भी जिक्र रहता है। इसका मतलब वो भी झूठा है। लेकिन विपक्ष जो है वो अपना, मैं कहूँगा कि एक किस्म की ड्यूटी निभा रहा है ना, क्योंकि विपक्ष इससे ज़्यादा कुछ जानता नहीं है सिवाय विरोध करने के। और जहाँ तक वित्तीय स्थिति की बात है, वित्तीय स्थिति ज़रूर सबको पता है कि क्या है और इसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेवार नहीं है। पहले की सरकारें इसके लिए जिम्मेवार रही हैं और ये जो हमें वित्तीय स्थिति, खराब वित्तीय स्थिति जो है ये विरासत में मिली है। अब उसको ठीक करने का काम जो है वो हमारी वर्तमान सरकार, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसीलिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम जो कमेटी बनाई है आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में, और इसलिए जो है रैशनलाइजेशन की तरफ जो है वो कदम बढ़ा रहे हैं। पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स कर रहे हैं। रिफॉर्म्स की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ठीक रहनी चाहिए। कल उप मुख्यमंत्री ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम केंद्रीय मंत्री पर तो बात नहीं करेंगे क्योंकि केंद्रीय मंत्री हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। हाल ही में हमने कुछ दिन पहले भी उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में ज़रूरी नहीं है कि हर फैसले में हमारी सहमति हो। तो ऐसे में जो भी फैसले सरकार द्वारा लिए जाते हैं, आपको भी कई बार लगता है कि उन फैसलों में जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं वो रहती है? पहली बात जो आपने कही उसमें उन्होंने श्री गडकरी जी का जिक्र किया था और नितिन गडकरी जी के तो हम सब आभारी हैं, है ना। उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि उन्होंने जिस तरह से नितिन गडकरी जी का एटीट्यूड हिमाचल प्रदेश और पूरे इंडिया के लिए रहा है, अगर उस तरह का एटीट्यूड जो है सभी मंत्रियों का और प्रधानमंत्री कार्यालय का भी रहता तो हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति पैदा ना होती। तो उनका सकारात्मक सहयोग रहा, इसलिए उन्होंने अप्रिशिएट किया है। और जहाँ तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात है, डेमोक्रेसी है, पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है, सरकार के अंदर डेमोक्रेसी है। हमारी विधायक दल की मीटिंग होती है, उसमें हर विधायक को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। मंत्रिमंडल में हर माननीय मंत्रिमंडल के सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। और स्वाभाविक है जब 11 लोग किसी बात को लेकर चर्चा करेंगे तो सबका मत एक जैसा नहीं हो सकता। सबका एक मत होगा तो फिर चर्चा नहीं होगी, फिर तो यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, है ना। तो हर इशू पे कभी भी एक मत नहीं होते, लेकिन जब डिस्कशन होती है बाद में हम एक कंक्लूडिंग डिसीजन पे पहुंचते हैं और लेके फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो आपने की। आपकी एक विधायक हैं सुरेश कुमार और मुख्यमंत्री के सबसे करीबी विधायक हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी सरकार में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने पिछली बार भी सरकार गिराने की कोशिश की, खुद तो बच गए लेकिन 9 को साथ ले डूबे। आपको लगता है कि अभी भी सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं? अब सुरेश जी ने किसके संदर्भ में कहा मुझे नहीं मालूम, उसका तो आंसर वही दे सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कही बात कही है तो पार्टी और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। और इस तरह से अगर किसी ने किया है तो उन्होंने कहा कि प्रभारी से भी ये बातचीत हुई है, क्योंकि जब हमने आपसे बात की थी आप भी तो प्रभारी से मिले होंगे, पार्टी की कमियों का जिक्र तो हुआ होगा। नहीं, हमने बात की उनसे कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथनिंग के लिए ग्रास रूट लेवल पे क्या काम किया जाना चाहिए, सरकार की नीतियों को, कार्यक्रमों को किस तरह से जो है हमारे कार्यकर्ता आगे उसको पहुँचाएँ, हम उन कार्यकर्ताओं को जो है पूरी इन्फॉर्मेशन से इक्विप करें, उनको ट्रेनिंग दें। तो ये तो बातें कही हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि किसी को हमने एक्यूज़ नहीं किया उसमें। और जो हमारी सरकार की उपलब्धियां रही हैं, मुख्यमंत्री जी ने अच्छे कदम जो उठाए हैं उनका हमने जिक्र किया। देखिए, आपके ही बिलासपुर जिला में धरना प्रदर्शन हो रहा है, एम्स के टेंडर का जिक्र किया जा रहा है कि उसमें घोटाला हुआ है। उसकी मुझे जानकारी नहीं है,
लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर व्यवस्था है, आपके ही नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको ही पता नहीं। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं कि कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, मुझे नहीं, मुझे तो मीडिया से मालूम पड़ा। लेकिन एक बात जरूर है कि जो चरित्र की गिरावट हिंदुस्तान में आई है उसका असर देखने को मिल रहा है। जब तक हम करैक्टर बिल्डिंग पे काम नहीं करेंगे, हम लोग सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, सरकारी संपत्ति को भी अपनी मतलब ओनरशिप नहीं समझेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, और हर अधिकारी, हर नेता जो है वो जनहित पहले रख के हर फैसले ले, तब तक जो है ये चीज़ें रहेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकपाल बनाने के नाम से बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ। कांग्रेस की उस समय की सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा उसके भुगतना पड़ा। हालांकि हमने लोकपाल का गठन कर दिया, लेकिन उस समय सपने दिखाए गए कि लोकपाल के गठन होने से जो है सारा भ्रष्टाचार मिट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चरित्र की गिरावट है। और ऐसे घोटाले सिर्फ एम्स की बात नहीं है, पूरे इंडिया में हो रहे हैं, है ना। और ये तब तक जारी रहेंगे जब तक चरित्र निर्माण पे हम फोकस नहीं करते। एक अंतिम सवाल, पिछली बार जब हमने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर आपसे बात की थी, आपने भी कहा था चिंताजनक तो ये स्थिति है, तो ऐसे में बजट पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? स्वाभाविक है, सारी चीज़ें पैसे से जुड़ी हुई है, और पैसा जो है वो कोई, मैंने पहले भी कहा था कि नोट छापने का अधिकार जो है प्रदेश सरकारों को नहीं होता है ना। तो जितना पैसा हमारे पास होगा उतना ही हम एलोकेट करेंगे। तो यही बजट जो है एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है पूरे वर्ष भर के लिए। बाकी बीच में अगर कहीं हमारे रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो वो सप्लीमेंट्री बजट के तहत उसको फिर रेगुलाइज। आप मानते हैं कि सरकार लेवल पर भी लैप्स हुआ है? नहीं, सरकार के लेवल पे कोई लैप्स नहीं। हमारे 2 साल का देखें आप, जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर है, हमने उसमें संतुलन बनाया है। हमारा संतुलन सिर्फ जो पिछली देनदारियाँ हैं उसकी वजह से बिगड़ा है, तो इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। जिस फ्रीबीज़ की बात, जिन फ्रीबीज़ की बात जो है मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होती है, प्राइम टाइम पे दिखाया जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश को बदनाम करने के लिए एक जो मीडिया में प्रोपेगेंडा का एक अभियान चलाया है, उसमें अगर आप देखेंगे तो फ्रीबीज़ तो बीजेपी के समय की है, उसका हम भुगतान कर रहे हैं। हमने तो कोई ऐसा फ्रीबीज़ का भी शुरू नहीं किया है। मंदिरों के पैसे पर भी कंट्रोवर्सी हो रही है। वो तो बीजेपी का काम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मैं पैसे मंदिर में चढ़ाता हूँ और मुझे ये मालूम पड़े कि मेरा पैसा चढ़ाया हुआ जो है वो एक उस बच्चे के लिए खर्च हो रहा है कि जिस बच्चे के माता पिता जिस दुनिया में नहीं है, या जिसकी अपंगता 70% से दर है ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा संतोषजनक मेरे लिए और कुछ नहीं होता। ऐसा हर श्रद्धालु का भाव है। बाकी जो राजनेता हैं वो तो राजनीति करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है। मंत्री राजेश धर्माणी हमारे साथ थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज बजट सत्र का चौथा दिन था और राज्यपाल अभिभाषण पर लगातार चर्चा भी हो रही थी। आज संभावना है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बजट अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा का उत्तर देंगे। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।